हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट। आज का जो ये आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें कुछ पोर्शन आपको पता है आपका डिलीटेड है। और जितना पोर्शन बचा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से जो है आपको देखने को मिलते हैं। लाइक मास एंड वेट का डिफरेंस है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का डिफरेंस है। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इसके जो है कुछ आपको देखने को मिलते हैं। तो हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर का, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको लेंगे। क्लियर? टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग में देखिए ग्रेविटेशन में इसमें आपको दिया गया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या दिया गया है। F = G(m1m2) अपॉन आर स्क्वेयर। G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, m1 इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। r क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के। W का फॉर्मूला क्या होगा, W इज़ वेट, mg, m इज़ द मास एंड g इज़ द ग्रेविटी। उसके बाद देखिए बियॉन्ड फोर्सेस जो है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है Gm अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा ग्रेविटी का फॉर्मूला। आर क्या है, रेडियस है अर्थ की, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट रहेगी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑफ अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है। अगर हम कोई भी स्टोन जो है ऊपर से फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जो स्टोन है वो टूवर्ड्स अर्थ एक्सेलरेट हो जाता है। और इसका टूवर्ड्स अर्थ एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट्स को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचता है, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहेंगे, जिससे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ की तरफ जो है खींचे चले आते हैं। नाउ जो स्टोन है, देखिए अर्थ अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जो स्टोन है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स, ठीक है, इटसेल्फ। हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। अर्थ खींच रही है तो स्टोन भी खींचता है। दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सर आइजैक न्यूटन इन 1687 proposed a law about the force of attraction between two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitation। तो 1687 में जो है न्यूटन ने एक फोर्स के बारे में बताया कि यूनिवर्स में कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में आपस में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। m1 m2 और इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, d है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every mass in this universe attract every other mass with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी F जो है, जो लगने वाला फोर्स है, वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के बीच में, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ से F इज़ m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग जाएगा G, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। एंड G इज़ अ कांस्टेंट एंड विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, कैपिटल G एक कांस्टेंट है और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ वैल्यू ऑफ G that is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
ये वैल्यू है जी की, एंड जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो देखिए जी का यहाँ से निकालेंगे तो डी स्क्वायर इधर चला जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। सो यूनिट भी एफ का क्या है, न्यूटन है, डी स्क्वायर की मीटर स्क्वायर हो जाएगी और मास की किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो है कैपिटल जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट रहेंगी। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सभी बच्चों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है। ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज़ अ एक्शन एंड रिएक्शन, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर एक मास जो है यूनिवर्स में वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। एक फ्रीली फॉलिंग स्टोन है जो अर्थ की तरफ जा रहा है, तो स्टोन भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ एंड रियली इट इज़ ट्रू कि जो अर्थ है, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है, तो स्टोन भी जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पे क्या है, सेम फोर्स से करेगा, लेकिन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है m इंटू ए, ये फोर्स होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो स्टोन का मास है वो तो बहुत कम है और जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम बात करें तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टोन। ठीक है, but due to very less mass of the stone, the acceleration in its velocity is 9.8 meter per second and acceleration of earth towards the stone is 1.65 into 10 raised to the power minus 24 meter per second square, which is negligible and we cannot feel it। यानी स्टोन जो फोर्स लगाएगा वो बहुत कम होगा, उसका मास क्योंकि कम है इसीलिए हम उसको फील जो है नहीं कर पाते, जबकि अर्थ का मास स्टोन के कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा है, तो जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ खिंचा चला जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो देखिए द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो फोर्स है वो अर्थ से हमें बांधे रखता है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन हो रही है मून की अराउंड द अर्थ वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, जो टाइड्स बनते हैं सी में दे आर ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ नेक्स्ट इज फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब है और उसके ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो है वो कैसे चेंज होता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेज सर्टेन हाइट एंड इट स्टार्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होता है, वो थोड़ी सी हाइट पे जाके और उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है वापस, एक जनरल फिनोमिना है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो ये फॉल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती हुई आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से, और उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। नाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है एंड उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए जो फ्री फॉल होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ये काम करता है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमारे पास फॉर्मूला है F = GME m/r²। m e यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है, m यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देखें तो F का फॉर्मूला क्या होता है, F = mg। ma होता है, लेकिन अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g हम लिखते हैं तो mg हो जाएगा। यहाँ पे
हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे F की वैल्यू हमने पुट कर दी mg, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई GME अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ चाहे वो 1 kg का है या 1 ग्राम का है, इस पे मैटर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है ग्रेविटी। केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, जी हमारा फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ अर्थ जो है ये है हमारे पास, रेडियस ये है, और ये सारी जो वैल्यूज़ हमने पुट की और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एंड स्मॉल जी इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वेयर। स्मॉल जी क्या है, GM अपॉन आर स्क्वेयर। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देखिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी वैल्यू जो है हमेशा हर जगह सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। जबकि जो जी है इसकी वैल्यू हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि जो जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर। कोई भी मान लो अभी अर्थ प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अगर प्लेनेट चेंज हो जाए तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। और साथ में किसके ऊपर डिपेंड कर रही है डी पे, यानी डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसके ऊपर भी ग्रेविटी डिपेंड करती है। नाउ इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो स्मॉल जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी नीचे की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है। इफ़ दो स्टोन है 150 ग्राम और 500 ग्राम, एक हाइट से नीचे गिराए जाते हैं, तो दोनों में से कौन सा सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जल्दी पहुंचेगा और क्यों, ठीक है। तो गैलीलियो हु फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट एंड डेपिक्ट दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने अभी भी देखा कि जो स्मॉल जी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो केवल और केवल मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी देखा g इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वेयर है। सो एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल है टुवर्ड्स अर्थ, इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो स्टोन ऑफ मास 150 हो चाहे 500 हो, दोनों ही अर्थ सरफेस पे एक साथ पहुँचेंगे। क्लियर है, क्या होगा, एक साथ जो है दोनों पहुँचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सो अगर जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर t सेकंड में अगर वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है u से, क्या हो जाती है v, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। हाइट के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हाइट है, और a क्या है, g है, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब उसके बाद देखिए सेकंड केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो यहाँ से u ज़ीरो हो गया, v इज इक्वल टू जी टी, यहाँ से u ज़ीरो हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा, u ज़ीरो हो गया, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। नाउ थर्ड केस में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। देन तो क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम नेगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ आते हुए पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हुए नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh हो जाएगा।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. ठीक है। Now mass देखिए क्या है। Mass of a body is the quantity of matter contained in it. Mass क्या है? किसी भी बॉडी का मास जो है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो कंटेन्ड है, वो मास है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती। ऐसा यूनिट जो है मास की किलोग्राम होगी जिसको हम केजी लिखते हैं। मास जो है किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है और प्लेस टू प्लेस जो है वेरी नहीं करता है एंड डिनोटेड बाय स्मॉल m। एंड मास जो है कैन नॉट बी ज़ीरो। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ वेट की बात करें तो वेट क्या है? वेट जो है द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो फोर्स जो है वो क्या कहलाता है? दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी F इज इक्वल टू एम ए क्या होगा? G, तो F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के ऊपर, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लिखते हैं। सो W इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है? मास है। जी क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वो न्यूटन होगी। क्लियर? और ये जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम बात करें रिलेशन की, 1 किलोग्राम वेट और इसको हमने न्यूटन में एक्सप्रेस करना है तो वी नो दैट W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अगर मास जो है वो 1 kg है तो G 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड स्क्वेयर। देन W क्या होगा? 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यानी 1 किलोग्राम वेट जो है वो किसके इक्वल है? 1 किलोग्राम वेट वो 9.8 न्यूटन के इक्वल है। क्लियर? So the gravitational force of earth that act on an object of mass 1 kg is called 1 kilogram weight. Now what is the difference between mass and weight? तो mass जो है क्या है? Mass of an object by its inertia. We can measure mass of an object by its inertia. और weight क्या है? Mass into acceleration, यानी W is equal to m into z. ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास। कितनी क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है? उसका मास कहलाता है। जबकि जो वेट क्या है? ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मास जो है सारे जो प्लेस है उन पे कांस्टेंट रहता है, जबकि जो वेट है वो हर एक प्लेस पे डिफरेंट हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पैन और बीम बैलेंस। और जो मेजरमेंट है वेट का उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं और ये जो है बीम बैलेंस या पेन से करते हैं। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ G इज ज़ीरो एट एनी प्लेस। एंड वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है इफ़ G जो है वो ज़ीरो है। क्लियर? उसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ G। तो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो G है वो केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी कुछ इस तरह से है। ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है। क्लियर? तो इक्वेटर की डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से ज़्यादा है। डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ पोल। अब इक्वेटर की डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे जैसे जैसे हम सेंटर से इस तरफ जाते हैं ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है, जबकि पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो ग्रेविटी ऑन पोल्स जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट दी गई है आपको 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ।
रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। आर हमें 64 जो है 100 किलोमीटर दी गई है। जी क्या है, GM/2r²। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको निकाल देना है। उसके बाद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ 12,800 किलोमीटर, दैट इज़ 2RE। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। देखिए 6400 किलोमीटर रेडियस है और हाइट हमें इसका डबल दिया गया है 12,800। तो यहाँ पे हम RE की जगह क्या लिख सकते हैं, 2RE लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 64 का डबल जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है हाइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो है इसको हम ये जो है यहाँ पे 2 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, ये 2 नहीं होगा। G1 हमारा सेम यही फॉर्मूला होता है, GM/r²। अब G2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, GME/2r²। यहाँ पे R कितनी है हमारी 12,800, जिसको हम इसका RE का डबल लिख सकते हैं। इसके 2 टाइम्स है ना, ये 64 के 2 टाइम्स है ये। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। ये हमारा सिंपल G का फॉर्मूला और ये हमारा G2 जिसमें हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। अब यहाँ पे हम इनके बीच में जो है इस तरह से रेशियो की फॉर्म में रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4G2 = G1, यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एट अ डिस्टेंस जो है 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 1/4 हो जाएगी। क्लियर, कितनी हो जाएगी, सेंटर पे जो है अगर G वो कितनी है 9.8 है। ठीक है, तो वो जो है इसका वहाँ पर 1 इसका 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो G की वैल्यू क्या करने लग जाती है, डिक्रीज़ करने लग जाती है। नाउ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ के जो वेट है अर्थ का उसका 1/6 होगा। तो ये रिलेशन जो है हम निकालेंगे। मास जो है ऑब्जेक्ट का दिया गया है m, वेट जो है दिया गया है। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है F = GME/r²। जो आपको पता है G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ME मास ऑफ अर्थ है, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे जो वेट है वो क्या रहेगा, FM GMM/rm²। यहाँ पे हम क्या लेंगे, मून की रेडियस होगी, मून का मास होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को देखिए, ये तो हमारी अर्थ की इक्वेशन हो गई, ये हमारी मून की इक्वेशन हो गई। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आता है, यहाँ से G से G कैंसिल आउट हो जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ME/mm RM ये जो है हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। नाउ मास ऑफ अर्थ जो है वो 100 टाइम ज़्यादा है मास ऑफ मून से, तो ME को हम 100 टाइम MM लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ का मास 100 गुना ज़्यादा है ना, तो 100 × MM लिख सकते हैं। हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ME की जगह हमने 100 × MM कर दिया, डिवाइडेड बाय MM × RM/4RM। रेडियस भी क्या है, 4 टाइम जो है रेडियस ज़्यादा है अर्थ की मून से। तो ये रिलेशन हमारा बन जाता है। यहाँ से MM से MM कट जाता है, RM से RM, और हमारे पास ये बच जाता है। अब देखिए इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है फोर्स ऑन अर्थ = 6 टाइम फोर्स ऑन मून, यानी फोर्स जो अर्थ पे है, या आप कह सकते हो अर्थ पे जो वेट है वो 6 टाइम ज़्यादा है मून पे जो वेट होगा उससे। क्लियर, तो यहाँ से आप जो है न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी मान लीजिए कि अर्थ पे जो वेट है वो 60 न्यूटन है। ठीक है, अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे कितना वेट होगा। तो मून पे वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, देखो ये रिलेशन है FM। अब अर्थ पे वेट कितना है, 60 न्यूटन है, × 6 × FM, यानी हमें मून पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 60 को अगर हम यहाँ पे जो है डिवाइड कर दें किससे, 6 से, तो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑन मून, दैट इज़ 10 न्यूटन जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर, सो ये तो स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर है।
कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।